मकसद की शक्लें चाहे कैसी ही हों, उसका नुक्ता मास्का एक ही है, कामयाबी। वो कहते हैं ना कि मंजिल वो जो मिल जाए, जिंदगी जो गुजर जाए। अब रास्ते जैसे भी हों, अनजाने दुखों और अजनबी खुशियों को दोस्त कर ही देते हैं, पर सांसों की डोर में गुंधे रिवायात के बीच सांस भी तो लेते रहते हैं। जंगल उगते रहते हैं, मुसाफिर चलते रहते हैं। सफर क्या है जो हमें ये बता सके कि हम कौन थे, और ये भी कि हम क्या बनने जा रहे हैं। पिछली कई दिहाइयों से एशियन अमेरिकन अमेरिका में तेजी से उभरते हुए रेशियल ग्रुप्स में से एक हैं। इस अमल में खुसूसन 1965 के बाद तेजी आई जब डिस्क्रिमिनेटरी इमिग्रेशन कोटास खत्म कर दिए गए। 2010 के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एशियन अमेरिकन अमेरिका की कुल आबादी का तकरीबन 6% हैं और एक ताकतवर पॉलिटिकल वॉइस के तौर पर भी उभर रहे हैं। शहरियत के हुसूल के बाद न सिर्फ वो रजिस्टर्ड वोटर्स बन रहे हैं, बल्कि बैलेट बॉक्स पर अपनी राय और शकूक व शुबहात का इजहार भी करते हैं। लेकिन बसा औकात ज़बान और माली कशमकश उनकी फुल टाइम सिविक एंगेजमेंट के आड़े आ जाती है। अब देखना यह है कि दूसरी एशियन अमेरिकन कम्युनिटीज़ की तरह क्या अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी भी अमरीकी सियासत और न्यूज़ में दिलचस्पी रखते हैं, या उनके दिल आज भी पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। अमेरिका में 2000 से सियासी पनाह लिए हुए कामरान रिजवी का पाकिस्तानी सियासत से अब बिलवास्ता ताल्लुक तो नहीं रहा, लेकिन वो आज भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी सियासत के बारे में सोचते हैं और लिखकर इसका इजहार भी करते हैं। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के सियासी रुझानात उनके मुशाहिदे के मुताबिक खासे मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान की जो पहली जनरेशन यहाँ आई है ना, वो तो पाकिस्तान से ना निकली है ना वहाँ की सियासत से निकली, और उसी फेज में जिस सन में उन्होंने मुल्क छोड़ा है वो उसी जगह पे उधर ही स्टक है। जो सेकंड जनरेशन यहाँ की है उसे कोई दिलचस्पी नहीं है ऐसी। वो कह दीजिए हमारा क्या वास्ता है, हमारा क्या ताल्लुक है, आपको यहाँ के मामलात को देखिए। तो सोच बदल भी रही है, और एक थर्ड जनरेशन भी अब हो गई है कि जो सेकंड थी वो बड़ी हो गई है और उनके बच्चे भी आ गए, तो जो टोटली यहीं की सूरत हाल पैदा हो रही है। तो ये सिलसिले चल तो रहे हैं, लोग चाहते हैं। और जो मैंने लोगों से सुना या देखा, उन्होंने यही कहा कि असल में हम थर्ड जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं, कि जब हम नहीं होंगे, हमारे बच्चे तो हमारे असर से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब इनके बच्चे होंगे तो फिर क्या होगा यहाँ पे जब हम नहीं होंगे। तो जो भी हमारा काम करने का है, चाहे वो मजहबी तालीम के सिलसिले में हो, या पाकिस्तानी कल्चर के लिए, या उर्दू के बारे में, या जो भी हमारे मामलात हैं, वो कहते हैं कि हम थर्ड जनरेशन के लिए करना चाहते हैं, जो लोग कर रहे हैं, और कुछ जगहों पे कामयाब भी हैं, अच्छे हैं। कामरान रिजवी की बेटी युमना उनकी पाकिस्तानी न्यूज़ और पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेने पर उनकी हौसला अफजाई नहीं करती। युमना ने जो हालात पाकिस्तान के सुने या जो आप लोगों ने दिखाया टीवी पे, उससे वो बहुत घबराती थी कि नहीं, पाकिस्तान नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, हरगिज़ नहीं जाना। वहाँ जाएंगे तो ये कत्ल, ये ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, लोड शेडिंग है, हर रोज़ बम फट रहे हैं वहाँ पर। ये समझ, वो कहती थी किस मुसीबत में आप लोग फंस गए, इसलिए कि हम सिर्फ आप लोगों का टीवी देखते हैं, पाकिस्तानी देसी टीवी, जियो है या यारवा है, हर वक्त ही देखते हैं। तो वो कहते थे कि ये आप लोग किधर किस चक्कर में पड़ गए हैं, सीने लगाएं या कोई और लोकल टीवी भी देखें। तो क्या आप चाहेंगे कि वो वापस पाकिस्तान जाकर रहे? क्या इस तरह का मुल्क है कि वो वहाँ सीट के नाम से एक छोटा सा इदारा पाकिस्तान में बनाया है इस्लामाबाद में, सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसी ही एक NGO टाइप पहले भी थी, गवर्नमेंट के बाद एक नॉट फॉर प्रॉफिट थी ऑर्गेनाइजेशन मेरी, नॉन वायलेंट एंड टॉलरेंट कल्चर के ऊपर।
तो मैं सोच रहा था कि बेटा तुम वापस आओ, मैं उसको इस्टेब्लिश करता हूँ, फिर तुम उसको संभालो और पाकिस्तान के लिए काम करो। मैंने बड़ा वक्त दे दिया अपना पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए। ख़ास तौर से मुझे 35 साल की सज़ा हुई थी मिलिट्री कोर्ट से, मैंने 8 साल जेल में गुजारे ऑलमोस्ट। बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी तो हम रिहा हुए। तो दिल चाहता है कि अपने मुल्क में जाकर अपनी जवानी जिस जेल के पीछे गुजार दी, दीवारों के पीछे, उसके लिए काम किया जाए, दोबारा वहाँ जमहूरियत के लिए मजबूत किया जाए। पहली जनरेशन जो आई है ना, उसमें मैं कहूँगा कि जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी जो है वो अमेरिकन पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेती। वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में ही जो है वो ज़्यादातर कंसर्न होती है। मिसाल के तौर पे आज आप मार्केट में जाएं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं और आप रैंडमली इंटरव्यू करना शुरू कर दें लोगों को और उनसे पूछें कि आज पाकिस्तान में क्या हुआ है, तो गालिबन उनको पता होगा कि आज पाकिस्तान में सयाहों पे हमला हुआ और 11 सयाह मारे गए वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी आज हो रहा है। या हो सकता है कि उनको ये भी पता हो कि आज नई एनर्जी पॉलिसी आई है, फलां हुआ है। लेकिन अगर आप उनको कहें कि आजकल अमेरिकन पॉलिटिक्स में जो प्राइवेट प्राइवेसी पे जो डिबेट चल रही है हार्ट, जिस पे पॉलिटिकल जो है वो मेन पॉलिटिक्स की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, उसमें आजकल प्राइवेसी पे जो मेन डिस्कशन हो रही है और पार्टियों के दरमियान टकराव हो रहा है, उसके बारे में उनको कोई इल्म नहीं होगा और ना ही उसकी सेंसिटिविटी का पता होगा कि मतलब उसकी सेंसिटिविटी क्या है और हम पे क्या असर डालेगी। कामरान रिजवी के बरक्स डॉक्टर मंजूर एजाज अमरीकी पाकिस्तानियों की पहली नस्ल की अमरीकी सिस्टम में दिलचस्पी ना लेने की वजह कुछ और बताते हैं। मेरे ख्याल में वो अब समझते हैं कि वो यहाँ सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं, रोज़ी कमाने के लिए आए हैं, इसके अलावा वो इस सिस्टम का हिस्सा बनने नहीं आए। और उनको बहुत ज़्यादा, वैसे उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप उसमें ये भी देखिए कि उसमें कौन से तबकात हैं जो कि यहाँ आते हैं। तो आम तौर पे जो तबकात पाकिस्तान से लोअर मिडिल क्लास के और मिडिल क्लास के जो आते हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनको जो यहाँ के सिस्टम की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका अंदाज़ा भी नहीं होता। मिसाल के तौर पे अब यही प्राइवेसी को ले लीजिए कि अमेरिकन जो है वो अमेरिकन सिटीज़न जो है वो ये चाहता है कि गवर्नमेंट जो है उसकी प्राइवेसी को वायलेट ना करे, उसकी ज़िंदगी में दखल ना दे। अब हमारे यहाँ तो मसलन कि ये वारंटलेस सर्च जो है, बगैर वारंट के जो तलाशी है वो जो है वो नाजायज़ है और वो नहीं होनी चाहिए और वो गवर्नमेंट को किसी भी तरह से नहीं करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी जो कम्युनिटी आप समझते हैं इस तरह के लेकिन मैं मसाइल सुने। अर्ज ये कर रहा था कि पाकिस्तान में चूंकि ये आम होता है, ऑलरेडी हो रहा होता है जहाँ से वो आए हैं, इसलिए उनको लगता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये अमरीकनों का एवं ये इन्होंने ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा रौला पाया है, ये कोई इशू तो है नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में उनको जो एक यूं आप इसको यूं देखें कि जो मेन स्ट्रीम अमेरिकन है वो एक डेवलप्ड, बहुत ही डेवलप्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी के सिटीजन्स हैं। यहाँ जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो मुल्क की सियासत में कितना इंटरेस्ट रखते हैं? कोई ज़्यादा नहीं है, मैंने कभी किसी से नहीं सुना पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पे। अच्छा, और वो जो पीछे जो जब इलेक्शन हुआ है, इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसमें इतना नहीं है? इनसे मैंने कुछ भी नहीं सुना था, बस मैंने आप खुद ही मैंने देखा था, पढ़ा था न्यूज़ वगैरह में, फेसबुक वगैरह में दोस्तों ने लगाई थी, वहीं से मुझे पता था, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं पता चला था बिल्कुल। और जो अमेरिकन पॉलिटिक्स है, लोकल पॉलिटिक्स, उसके बारे में कुछ जानते हैं? उसके बारे में उसमें भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है लोगों का यहाँ पे, लेकिन कुछ फिर कोई इतना ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे। मैं भी यहाँ पे मतलब न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ मैं, तो वहीं से मुझे पॉलिटिक्स का पता चलता है, लेकिन इतना मैं बैठ के मैं स्पेशल यहाँ पे न्यूज़ देखता वगैरह नहीं हूँ, मुझे इसका टाइम ही नहीं होता यहाँ पे।
मलिक नदीम आबिद कई सालों से न्यूयॉर्क में एक कम्युनिटी एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं और इमिग्रेंट कम्युनिटीज की खिदमत के हवाले से वो खास से एक्टिव रहे हैं। अपने साथी पाकिस्तानियों की अमरीकी पॉलिटिक्स में अदम दिलचस्पी उनके नज़दीक खुश आइन नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान की हर सियासी जमात का दफ्तर यहाँ मौजूद है, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बल्कि आप देखिएगा, आप रिसर्च कीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, उनके प्रेसिडेंट्स हैं, चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, चैप्टर्स खुले में पूरे चैप्टर्स, यानी हर मोहल्ले का चैप्टर है। लेकिन उन लोगों को अगर आप ये पूछें कि आप अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकन सिटीज़न हैं, अमेरिका में टैक्स देते हैं, अमेरिका में कमा रहे हैं, अपनी फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप रजिस्टर्ड वोटर्स हैं? मेजॉरिटी वो कहेंगे नहीं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम पाकिस्तान की सियासत में तो 9000 मील बैठे हम उसमें इंटरफेयर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोकल जो पॉलिटिक्स हैं उसमें हम जो है ना वो हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं हैं। आपका यहाँ लोगों से बहुत रब्ता रहता है, तो खाली पाकिस्तानी है जो इतने फिक्रमंद है अपने मुल्क की सियासत के बारे में, या जो इंडियन, बंगाली, श्रीलंकन है वो भी उतने फिक्रमंद है अपने जो मुल्क में पॉलिटिकल प्रोसेस है वो उतने ही इन्वॉल्व है? मारिया, ये सिर्फ हम लोग हैं जो पाकिस्तान की सियासी जमातों को फाइनेंशियली और मॉरली सपोर्ट करने के लिए मरे जा रहे हैं। आप देखें, इंडिया की किसी जमात की अमेरिका में ऑफिसेज नहीं हैं, उनके सेटअप नहीं हैं, किसी बांग्लादेशी पार्टी का यहाँ पे दफ्तर नहीं है। जब वो यहाँ पे आ गए हैं तो वो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, वो अमेरिकन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर अपने मुल्क की ज़्यादा बेहतर खिदमत कर सकते हैं। लेकिन किसी लोकल पार्टी जो उनकी इंडियन पार्टी का यहाँ पे दफ्तर या सेटअप नहीं है, ना उनको वो सपोर्ट करते हैं। यानी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कोई फंड रेजिंग यहाँ से नहीं की जाती इंडिया के लिए? अभी तक मैंने गुज़श्ता 18 साल में किसी इंडियन पार्टी को फंड रेज करते यहाँ पे नहीं देखा। इंडियन लीडर्स आते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनके आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, कम्युनिटी गेट टुगेदर्स होती हैं, सिलेक्टेड लोगों को वहाँ पे भी बुलाया जाता है, लेकिन फंड रेजिंग कोई नहीं करता वहाँ पे अपनी इंडिया की पार्टियों के लिए। मलिक नदीम आबिद अमेरिकन मुस्लिम्स वॉइस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं और नासौ काउंटी में ह्यूमन राइट्स के कमिश्नर भी रह चुके हैं। अब वो नासौ काउंटी डेमोक्रेटिक पार्टी के वाइस चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं। अपनी तमाम तर अकम्पलिशमेंट्स की वजह और इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम का हल उनके नज़दीक अमरीकी पॉलिटिक्स में इंटीग्रेशन है। पाकिस्तानियों को अमरीकी सियासत में पार्टिसिपेशन की तरगीब के लिए वो डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करते हैं। अमेरिका में जो पाकिस्तानी मौजूद हैं, क्या वो चाहते हैं कि जब पाकिस्तानी इलेक्शन में उनको वोट का हक दिया जाए? देखिए, अभी तक ये इल्यूजन जिन लोगों के दिमाग में है कि वो या तो पाकिस्तानी हैं या अमेरिकन हैं, वो तो अभी तक इस झगड़े में पड़े हुए हैं कि उनको वोट का हक वहाँ पे दिया जाए। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि जिस मुल्क में उन्होंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ग्रो करना है, आप उस मुल्क में तो वोट रजिस्टर नहीं करवाया अभी तक, आपने कभी वोट दिया नहीं, आप 9000 मील दूर जाके उसको वोट देते हैं। ये बेसिकली फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स का एक डायलेमा होता है कि उनका दिल अभी तक उसी माशरे में, उस मुल्क में है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ मुझे भी बहुत मोहब्बत है, आपने बल्कि देखा होगा मेरी गाड़ी की लाइसेंस प्लेट भी PK786 है। उसके साथ, पाकिस्तान के साथ प्यार, मोहब्बत, कमिटमेंट अपनी जगह, लेकिन लोकल माशरे में, लोकल पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व होकर हम पाकिस्तान की बेहतर तरीके से मदद कर सकते हैं। नई नस्ल की अमरीकी सियासत में दिलचस्पी मलिक नदीम आबिद के नज़दीक एक हौसला अफजा बात है। ये हमारी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग होप है कि जो हमारी सेकंड जनरेशन ऑफ इमिग्रेंट्स है ना, जो यहाँ पे पैदा हुई है या यहाँ पे ग्रो हुई है, उनको लोकल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। अभी जो थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट हो रही है पॉलिटिक्स में, वो मेजॉरिटी यंगस्टर्स की है, जिन्होंने इस मुल्क में तालीम हासिल की है, जो ग्रो किए हैं, जिन्होंने अमेरिका में आके एजुकेशन ली है, वो इस मुल्क की इसमें पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन है, उनका तो दिल अभी तक पाकिस्तान में है। वो जियो टीवी पे आपकी खबरें सुन के और आपके प्रोग्राम देख के, ड्रामे देख के इतने में खुश हो जाते हैं। यानी कि इन दोनों जनरेशंस में बहुत ज़्यादा गैप देखते हैं यहाँ पर? बहुत गैप है, और मैं समझता हूँ कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी फ्यूचर इन अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गैप पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है इस मुल्क में, वो इसी मुल्क की सियासत में हिस्सा लेने में है, ना कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने में। अनवर ताज पाकिस्तानी मीडिया पर नजर रखते हैं, पर ये खबरें उनके लिए परेशानी का बाइस भी बनती हैं। हमारे मुल्क में तो ऐसा कुछ समझ नहीं आती, मारने वाला कौन है, खिलाने वाला कौन है, ये कैसे लाशें गिरती हैं। तो जब आप दोस्त वगैरह बैठक होती है तो उसमें पाकिस्तानी सियासत के ऊपर बात करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हमारे हर आदमी आता है, कोई किस पार्टी में तो लग जाता है, किस में अपनी हर एक आपकी अपनी गिराई होती है, कहते हैं।
लेकिन जो अमेरिका का सियासी अमल है, यहाँ पर भी इलेक्शन हुए थे, तो उसमें यहाँ पर पाकिस्तानी हिस्सा लेते हैं, उसके बारे में आप उतना जानते हैं जितना पाकिस्तानी सियासत के बारे में जानते हैं? आम में सियासत में तो नहीं है, तो उधर आदमी जो है सब सोच समझ के वोट देते हैं। अच्छा, उधर नहीं सोचते समझते? उधर नहीं सोचते ना, उधर किस तरह वो वोट उधर होते हैं कि ये एक महल्ले का चौधरी है, वो घर में आता है तो गरीब आदमी बड़ा खुश हो जाता है, और मेरे घर में चौधरी आया, भले वो बाद में उसका गला काटते, भले वो खुश होता है कि मेरे घर तक आया। तो ये जो चीज़ें हैं ये नाइली की चीज़ें हैं। सो वोट जो है कि मानत है, सोच के कदम उठाना चाहिए। पाकिस्तान की कई सियासी पार्टियों के दफातर अमेरिका में भी मौजूद हैं, लेकिन 70 से 80% के करीब पाकिस्तानी सियासी सरगर्मियां न्यूयॉर्क में होती हैं। सरवर चौधरी अमेरिका में पिछले 25 साल से मुकीम हैं। फार्मासिस्ट होने के साथ साथ वो एक मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी सियासी पार्टी के न्यूयॉर्क चैप्टर के सदर भी हैं। अमेरिका में होने वाली पाकिस्तानी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में वो खासे सरगर्म रहते हैं। यहाँ जो गैर पाकिस्तानी होंगे, कभी वो सोचते होंगे, शायद आपसे कभी कहा भी हो कि अगर मुल्क के इतनी खिदमत का जज्बा है तो आपको वहीं जाकर अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल भी करनी चाहिए, अमेरिका रहें तो अमेरिका के मसाइल को अपनाएं। जिस मिट्टी से हमारा ताल्लुक है तो हम चाहते हैं कि वहाँ का निज़ाम भी बेहतर हो। यहाँ तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, लोग हमें ये कहते हैं, और यही जज्बा है और बात है जो इतनी रेमिटेंस यहाँ से जा रही है, ज़र मुबादला की, डॉलर की, जिन चीज़ों पर हमारा मुल्क वहाँ आप कह लें कि मोस्टली इकनॉमिक सिचुएशन से वहाँ खड़ा है। तो ये जिसके पास टाइम होता है, बहुत सारे लोग वहाँ आपको पता है ओवरसीज से वहाँ गए हैं, इलेक्शन का टेस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन अनलकीली वहाँ की आप इलेक्शन कमीशन ने या अदलिया ने वहाँ पाबंदी लगा दी है। तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग यहाँ के लोग कितने सिंसियर और डिवोटेड हैं और कितना अपना टाइम खर्चते हैं इन मामलों पर। और ये लोग इन एक आम आदमी के पास इतना एक्सपीरियंस होता है जो कि वहाँ के मिनिस्टर के पास भी नहीं होता। ये अफसोस की बात है कि वहाँ के पाकिस्तानी हमारी कौम, हमारे लोग इन लोगों से एडवांटेज नहीं लेना चाहते। फंड रेजिंग होती है कि यहाँ की हुकूमत उस पर नज़र रखती है, चेक रखती है, क्योंकि पाकिस्तान और मज़ीद कहानियाँ भी वहाँ से उठती हैं, तो वो नहीं, फंड रेजिंग तो यहाँ हमारी, मैं यहाँ 15-20 ईयर इवन 25 ईयर से यहाँ अमेरिका 87 से हूँ यहाँ पर, तो मैं पॉलिटिकल स्ट्रगल में हूँ। यहाँ कोई फंड जो होती है तो उसमें दूसरे लोग तो देते नहीं हैं, ये तो आपको अपनी जेब से ही खर्च करना पड़ता है। नहीं, लेकिन पार्टी के लिए यहाँ फंड्स नहीं इकट्ठे किए? नहीं, वो पार्टी के लिए फंड्स होते हैं, वेरी लिमिटेड, वेरी फ्यू पीपल आपको वो फंड देते हैं, लेकिन जो लोग फ्रंट पर हैं उसमें 4-5-6 लोग ही होते हैं या चांदे के लोग होते हैं, वही अपनी जेब से होते हैं, या कोई हो सकता है दूसरे लोग थोड़ा बहुत उसमें कंट्रीब्यूट कर दें। लेकिन ये ऐसे एक तस्वर है कि पता नहीं कितने फंड्स होंगे, यहाँ फंड्स कोई नहीं होते, ना कोई वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी आपको कोई फंड देती है। तो ये सारा का सारा खर्चा आप लोगों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। अमेरिका जैसा मसरूफ़ मुआशरा, कहते हैं ना टाइम इज़ मनी, यहाँ पर लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है, तो फिर आप लोग कन्विंस उनको किस तरह करते हैं कि हमें जलसों में शिरकत करने के लिए आए या मीटिंग्स अटेंड करने के लिए आए? उनमें मिसपारियाँ यही करते हैं कि उनको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ करते हैं, उनको टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, उनको ईमेल करते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, और यही सोर्सेज हैं जिनसे तो एक फ़ोन कॉल एक टेक्स्ट पे आ जाते हैं। मतलब पाकिस्तान में तो होता है ना कि लोगों को घेर के लाना पड़ता है। नहीं, उनमें ये इतना इजी तो नहीं है, उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से अब्लाइज करना पड़ता है। और अब आप कह लें कि कभी जिस हवाले से, जैसे मैं फार्मासिस्ट हूँ, कभी कोई मेडिसिन लेने आता है तो उसमें मैं उसको डिस्काउंट दे देता हूँ। उसमें कोई और उसको काम है, नोटरी है, बात कर मैं नोटरी पब्लिक हूँ, तो मैं उसमें नोटरी की फ़ीस नहीं लेता उनसे, या कई इस तरह के जो मामलात हैं उनको मैं फिर अब्लाइज करना पड़ता है, और वो कई लोग फिर अब्लाइज होते हैं और फिर आते हैं। लेकिन मेन सोर्स तो यही है जो मैंने पहले बोले, यही पे है, जो कि दुनिया में हर जगह यही सोर्स है। ये अलग बात है कि उनकी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, $100 से $200 की जो एक दिन जो है ना वो उनका वो ज़ाया हो जाता है। वर्जीनिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सदीक शेख का एक अहम और कामयाब रोल रहा है। वो वर्जीनिया की लोकल बिजनेस कम्युनिटी के लीडिंग मेंबर हैं। कम्युनिटी सर्विस के सिलसिले में वो अमरीकी सियासतदानों के साथ क्लोज नेटवर्किंग में बिलीव करते हैं। ये लॉरा बुश हमें एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेस एसोसिएशन, आई एम द चेयरमैन एंड फाउंडर,
इनवाइट किया था जॉर्ज बुश, प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने. तो we was at the same time we was part of the signing ceremony and we was also honored by the president. And उसके साथ अगर आप ये देखें, ये हमारा टॉम डेविस कांग्रेसमैन जो हमारे इस डिस्ट्रिक्ट का था, और ये हमारे गवर्नर जो उस वक़्त गिलमोर, गवर्नर गिलमोर, जी हाँ, जो हमारे साथ पाकिस्तान भी गए और हमने इस्लामाबाद में 2004 में इंटरनेशनल कन्वेंशन भी किया, वेरी सक्सेसफुल. पर वन अदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इस वक्त सिटिंग चेयरमैन जो कि काउंटी की एक्चुअली गवर्नर होती है, सब पावर उनके पास होती है. जब माई डॉटर गॉट मैरिड इन लास्ट अप्रैल and she declared the day through the proclamation sign, and that date was declared for my daughter. You know, that was very big honor and very, very nice surprise. सिद्दीक साहब, आप अमेरिकन पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारे पाकिस्तानियों से हमारी ये बातचीत हुई, वो इधर इतने इंटरेस्टेड नहीं है, अपने मुल्क की सियासत के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. तो आप यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? 1986 में मैंने रजिस्टर की थी ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान अमेरिकन बिजनेस एसोसिएशन. इसका मकसद था कि हम अपने लोगों को एजुकेट करें हाउ टू गेट इन बिजनेस. अच्छा, जब हमने ये देखा कि भी लोगों को जो है ना बिल्कुल इस चीज़ का नहीं इल्म है, तो हमने सेमिनार करने शुरू किए, कन्वेंशंस की, जॉब फेयर किए, अमेरिकन कंपनियों को बुलाया. आज जब हमने ये अमेरिकन कंपनीज़ को बुलाया, फिर वो जो है कि भी जो लॉज हैं उसके अंदर हमें मेहनत करनी पड़ती है. जस्ट लाइक अभी लास्ट ईयर ये रिच एंडरसन सामने बैठा हुआ है कि इसने एक बिल को सपोर्ट किया जो हम सपोर्ट नहीं चाहते थे कि ये करें. तो वो था कि भी हमारे बिज़नेस के अंदर वो एक यहाँ पर एमिशन इंस्पेक्शन है, तो उसको वो चाहते थे कि भी बाहर की कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दें. हमारे 500 स्टेट वाइज वो अनएम्प्लॉय हो जाने थे, फिर जो हमारे बिज़नेस थे उनको नुकसान होना था. अगर हम कनेक्टेड ना होते पॉलिटिशियन के साथ, डेलीगेट्स, स्टेट सेनेटर्स जो कि ये लॉ बनाते हैं, तो वो हमारे अगेंस्ट ये लॉ बना देते, तो हमारी बिज़नेस को बहुत नुकसान होना था. तो फिर मैंने 30 ईयर से ये मैंने स्टेट लेवल से अपना जो पॉलिटिक्स शुरू किया विद द डेलीगेट, विद द स्टेट, देन आल्सो वी वर्क विद द कांग्रेस एंड द फेडरल सेनेट के साथ कैपिटल हिल के ऊपर. बट गवर्नर्स इज एंड द सेनेटर्स एंड डेलीगेट अफेक्ट्स हमारी लाइफ को मोर अफेक्ट करता है, हमारे स्मॉल बिजनेस को मोर अफेक्ट करता है. सिद्दीक शेख ना सिर्फ बिजनेस और कम्युनिटी सर्विस बल्कि तालीम के मामले में भी खास से सरगर्म हैं और इसी वजह से वर्जीनिया के गवर्नर ने उन्हें जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ विजिटर्स के मेंबर के तौर पर तैनात किया, जिसके बायस वो इस यूनिवर्सिटी की पॉलिसी मेकिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं. ये पोजीशन किसी शहरी को गवर्नर की तरफ से दिया जाने वाला बुलंद तरीन एजाज समझा जाता है. आपका ख्याल है जो पाकिस्तान की नई जनरेशन है वो उसको एहसास है इस बात का कि उसको अब अमरीकी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना होगा? ये बहुत ज़रूरी है. अगर हमने एक अच्छी कौम बननी है, वही देखें कि यहाँ पर इटालियन आए, वो हर जगह पे फिट है. यहाँ पर कोरियन आए, वो हर जगह पे फिट है. देखें ना हमारा यहाँ पर अपना पाकिस्तानी बैंक है, ना हमारे पाकिस्तानी कोई ऐसी एजुकेशन है. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी कौम के साथ पिछले 4-5 साल से कि यहाँ पर हमारा एक बैंक भी, कम्युनिटी बैंक भी होना चाहिए, हमारे जो इलेक्टेड ऑफिशियल भी होने चाहिए. इस वक्त इस काउंटी के अंदर एक पाकिस्तानी आतिफ करनी जो है कि भी वो डेलीगेट की सीट के ऊपर रन कर रहा है. तो ही इज़ अ टीचर, he was also 8 years in armed forces and he was born here, raised here. Now he wants to protect also Pakistani community. तो रियलाइजेशन में इतनी देर क्यों लगी? क्या इत्तेहाद नहीं है या कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं है नई नस्ल को खास तौर पर? देखिए नई कौम जो आती है कि भी देखें अगर 50 से आनी शुरू हुई है, पहले तो आके हम स्ट्रगल किया कि जैसे मैंने बताया कि मैं $10 लेके आया, मैंने अपनी एजुकेशन की, फिर मैंने अपने बच्चों को एजुकेशन देनी थी, उनको बड़ा किया, तो ये 40 साल तो लग गए, 50 साल.
تو وہ 50 سال کے بعد اب جو ہے کبھی لاسٹ ایئر بھی یہاں پر ایک پاکستانی ڈاکٹر ہے جس نے کبھی چیئرمین کی سیٹ کے اوپر رن کیا تھا. ہی واز آلموسٹ سکسیزفل. اور پھر اس سے پہلے بھی ایک پاکستانی جو کہ پالیٹکس کے اندر اس نے اپنی ٹریننگ بھی لی تھی. ہی ورک فار ون آف دی کیا کہتے ہیں پالیٹیشین کو. تو ہی آلموسٹ ون آلسو, بٹ دس ٹائم آئی تھنک دس از اے تھرڈ ٹرائی ان آور کاؤنٹی. تو مجھے پوری امید ہے کہ جیتیں گے اور ان کے ساتھ میں پورا کام کر رہا ہوں. صدیق شیخ امریکی یونیورسٹیز کے پاکستان میں قیام کے لیے بھی خاص سے سرگرم ہیں. صدیق شیخ نہ صرف پاکستانیوں کے کاروبار اور تعلیم کے حوالے سے ایکٹیو ہیں بلکہ وہ اپنی کمیونٹی کی ترقی کے لیے انہیں امریکہ کے سیاسی عمل کا حصہ بھی بنانا چاہتے ہیں. اس کا اندازہ مجھے سینیٹر رچ اینڈرسن سے مل کر ہوا. You've been campaigning for the third term as a state legislator. How important is Pakistani vote for you? Well, we have a large number of Pakistani Americans who live in the district that I represent in the Virginia General Assembly. All citizens, regardless of nationality or background, are important because we all live here in the same community. So Pakistani Americans are important to our community. So how many Pakistani votes are registered in this county? Actually, I couldn't tell you how many that we have, but we do have a sizable Pakistani American population that I've come to know through Sadiq. So you've been campaigning, you must be going door to door, meeting people. How was your interaction with Pakistani community over here? Oh, just fine. I've met many Pakistani Americans through Sadiq, been to a number of events, and so I know the community here in what's called the 51st House District very well. How do you think the American community, non-Pakistani community and the Pakistani community, they can come much more closer and bridge these differences between them then? Well, I think actually that's a very easy process to step through because we all live in the same community together here in Prince William County. What it all involves is getting together. Once you meet somebody face to face, in the end, people are just people. That's all that matters. So when you met Pakistani people over here, were there any stereotypes those were changed and you've got a new perspective about Pakistanis? Oh, certainly. So would you like to share it? Well, what I would share is that having met a number of members of the Pakistani American Business Association, that it's just been a great experience. These are individuals who came to America, made it their country also. We're the great melting pot. And the Pakistani American community has been very successful, especially in the area of business, arts, literature, education, academia, and so the Pakistani American community has blended in very well here in Prince William County. So you told us that you take personal interest in bridging these gaps as we were speaking about it. Right. You go visit mosques as well. Right. We have a mosque located right here in the 51st House District. In fact, we're sitting perhaps 1 mile from the mosque. It serves a very large community of Muslim Americans. I've been there on a number of occasions to worship with the congregation there. They also have a partner relationship. In America, we would call it a sister church relationship with several other churches in the community. And so together, the mosque and Christian churches serve the faith-based community well. So do you think there's still some room of improvement, some room of, still going further beyond the point where you are right now? There's always room for improvement in the area of human relationships. And all it requires is, like any other human relationship, it requires nurturing, it requires face-to-face dialogue, it requires visiting in one another's homes and just establishing the human-to-human relationship, because, as I often say, in the end, people are people without regard to national origin or citizenship or beliefs of different faiths. So one last question, what steps should be taken by the Pakistani community so that they're integrated well in this American society? Well, I would say to do just as any other person does in the community, join organizations, visit one another, establish friendships, particularly between families. That's where these relationships get built and solidified and endure over time. It's why I am such good friends, not only with Sadiq Sheikh, but with Pakistani Americans throughout the community.
टाइम्स के मुताबिक डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी उन चंद अमरीकी सियासतदानों में से एक हैं जिनके इक़्तिदार में आने के चांसेस इंतहाई कम थे। इसकी वजूहात में एक वाइट क्रिश्चियन टाउन में उनका मजहब, फुल टाइम मेडिकल प्रैक्टिस, स्किन कलर और अहम पाकिस्तानी सियासी शख्सियात से उनकी दोस्ती बताई जाती है। ये मैं नहीं कहूँगा कि इलेक्शन लड़ना आसान है, इलेक्शन लड़ना मुश्किल है, और ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि आप ये सोचें कि एक नया आदमी एक ऐसी कम्युनिटी में आ रहा है जहाँ पे कि आपका रिलीजन मुख्तलिफ है, जहाँ पे कि आप पाकिस्तान के साथ कुछ अमेरिका के ताल्लुकात भी इतने साजगार नहीं रहे हैं। जी हाँ, लेकिन ये कि जो मेरा प्लेटफॉर्म था खड़े होने का इलेक्शन का, वो ये था कि मैं सिटी में इम्प्रूवमेंट चाहता था, मैं आम आदमी का पार्टिसिपेशन चाहता था लोकल गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में, एंड आई थिंक आई फेल्ट द पल्स ऑफ द पीपल इफ़ यू वुड, कि लोग क्या चाहते हैं। और मैं उस प्लेटफॉर्म पे जब खड़ा हुआ तो लोगों की सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। ये नहीं कहूँगा कि पहले दिन सपोर्ट थी, मुश्किल सवाल पूछे गए मुझसे। बाज़ लोगों ने ये पूछा कि तुम क्या शरिया लॉ लाने के लिए खड़े हो रहे हो, कुछ ने ये कहा कि क्या तुम मस्जिद बनवाओगे सिटी के पैसों से। तो कुछ मुश्किल सवाल ज़रूर थे, लेकिन ये कि ऑल इन ऑल आई वॉज नेवर ऑफेंडेड कि भाई क्यों सवाल पूछ रहे हैं। आई थिंक अ लॉट ऑफ इट इज़ द फैक्ट कि क्यूरियोसिटी होती है आदमी में कि ये क्यों खड़ा होना चाह रहा है। लेकिन जब मैंने उनकी क्यूरियोसिटी आंसर कर दी तो उसके बाद में आम लोगों ने मुझे बेतहाशा सपोर्ट किया। और उसके बाद में इंटरेस्टिंग जो चीज़ मुझे वो ये लगी कि जितनी मेरी जैसा टाइम गुजरता गया है वैसी मेरी सपोर्ट बढ़ती गई है। अब बार बार री-इलेक्ट होते रहे हैं। जी हाँ, मैं बार बार री-इलेक्ट हुआ हूँ, और उसके बाद में अब मेरी जितनी सपोर्ट है इज़ मच मोर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी, विच इज़ ऑब्वियसली एविडेंस बाय द फैक्ट कि अब मैं लास्ट इलेक्शन में जब खड़ा हुआ तो आई हैड नो अपोजिशन एट ऑल, देयर वाज नोबडी वांटिंग टू स्टैंड अगेंस्ट मी। तो लोगों ने देखा कि काम एक तो अच्छा कर रहा हूँ, और लोगों का पार्टिसिपेशन, एज आई सेड कि मैं चाहता हूँ कि लोग पार्टिसिपेट करें, मैं लोगों की ओपिनियन का ख्याल रखता हूँ कि आम आदमी क्या चाहता है शहर में, और आम आदमी की लाइफ कैसे आसान की जा सकती है, टैक्सेस कैसे कम किए जा सकते हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से हुआ है मेरे ख्याल से। सियासत में कदम रखते हुए डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी को एक बड़ा खदशा पेरिस की लोकल पुलिस अथॉरिटीज से भी था कि गोया वो एक मुख्तलिफ रंग, नस्ल और मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को एक अहम ओहदे पर कबूल करेंगे। लेकिन अब ये और दीगर कई खदशात काफी हद तक दूर हो चुके हैं। I think he's a great guy. He's brought a lot of open minds to the city and has opened lots of things for the citizens to look at. Made the communication between the city commanders or whatever you want to call them. Made the communication between the citizens and the mayor and the city council. Lots of communication goes on there now that used to didn't go on. I think the mayors did a fine job for our city. Dr. Hashmi is doing an outstanding job. I'm born and raised in Paris, Texas. Will probably spend my whole life here, and in my opinion, Dr. Hashmi is the best thing that's happened to this community in my lifetime. I think he's a breath of fresh air for our community. He has the best interest of the community always at heart, and he has new ideas and new approaches to things that people that's been bred in this community don't always see. I think Dr. Hashmi, though, is doing an outstanding job. I had never met Dr. Hashmi until Dr. Hashmi decided to run. I'd heard many good things about Dr. Hashmi, and a mutual friend of ours introduced us, and I instantly knew Dr. Hashmi was the man that we needed for the job. So among some other people, we walked the streets and knocked on doors for Dr. Hashmi. We did meet some resistance to Dr. Hashmi being of the Muslim religion, but generally what we would do when Dr. Hashmi, if we met resistance and it wasn't something that we could overcome, we would get Dr. Hashmi to go by and talk to the people. And 98% of the time when they met Dr. Hashmi and talked to him and they saw how genuine and how much he cared for the community, that was really a non-issue. आप तो पॉलिटिकल मैदान में आपने
قدم رکھا اور کامیاب بھی ہیں, اور جو پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں کیا وہ اس طرف راغب ہو رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پولیٹیکلی انوالو ہو رہے ہیں, پاکستانی کمیونٹی جو ہے خاص طور پہ ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی ہو رہے ہیں. یہ آبویسلی انڈیویجولس کے اوپر ہوتا ہے کہ آدمی کتنا پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے. آسان نہیں ہوتا اصل میں. اور دیکھیے ڈاکٹر کے پاس اگر ایک پیشنٹ آتا ہے دکھانے کے لیے تو وہ بڑی آسان چیز ہے, بیکاز یو آر ایٹ دا گیونگ اینڈ. لیکن جب آپ لوگوں کے پاس ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو یو آر ایٹ دا ریسیونگ اینڈ. اور لوگوں کو کنونس کرنا آسان کام نہیں ہوتا. اور دوسری یہ کہ اٹ از اے ٹائم ٹیکنگ جاب. لیکن آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ ہر ایک کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, اور کم از کم اس حد تک تو پارٹیسپیٹ کرنا شروع کریں کہ لوگ ووٹ ڈالنے جائیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ووٹ بھی نہیں ڈالتے جا کے. پاکستانی کمیونٹی یہاں الیکشن میں اتنے جوش و خروش سے لیتی ہے. میں کمپلین نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس سے زیادہ جوش و خروش ہونا چاہیے. ابھی اب آپ میرے بچوں کو دیکھیے گا who participated with me in my campaign, تو وہ سب لوگ جو ہیں they are very much geared towards کہ الیکشن میں کون کھڑا ہو رہا ہے, کس کا کیا پلیٹ فارم ہے, کیا لوگ پرومسز کرتے ہیں, اور whether they deliver those promises or not. یا وعدے پورے کرنے پڑتے ہیں. جی ہاں, وعدے پورے کیے جاتے ہیں کہ نہیں. یہاں پر جو لوگ ہیں کیا وہ پاکستانی سیاست سے زیادہ جڑے ہیں یہاں کی سیاست کے مقابلے میں؟ کچھ کسی حد تک, مطلب آپ پاکستان کو بھول تو نہیں سکتے. میں بھی پاکستان کو بھولا تو نہیں ہوں بالکل بھی. تو پاکستانی سیاست میں انوالومنٹ تو ضرور ہوتا ہے, لیکن یہ کہ میرا ریکمنڈیشن یہی ہوگا کہ آپ امریکن ہیں, آپ کو امریکن پالیٹکس میں پہلے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اور پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو پاکستان کے حالات سے زیادہ واقفیت ہے اب, بنسبت اس کے کہ میں سجیشنز دینا شروع کروں کہ پاکستان کو کیسے چلایا جائے. ڈاکٹر ہاشمی کا امریکہ میں سیاسی سفر میئرشپ پر ہی ختم نہیں ہوتا, بلکہ وہ قومی سطح پر بڑے عہدوں کے لیے کنٹیسٹ کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں, اور اپنے بچوں کے سیاسی رجحانات کے بارے میں بھی وہ ہوپ فل دکھائی دیتے ہیں. ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ کہ میری ریکمنڈیشن ضرور ہوگی. اور انہوں نے پارٹیسپیٹ بہت ایکٹیولی کیا تھا. ایون میرا جو 12 سال کا جو بیٹا ہے وہ اس وقت 10 اور 11 سال کا ہوتا تھا, اس وقت بھی اس نے پارٹیسپیٹ کیا پورے طور پہ. ہی ایکچولی کیمپین فار می. اس نے سارے لوگوں کو فون کالز کیے, کہا کہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں. تو اٹ واز دے آل انجوائے اٹ. اور ابھی بھی میں شہر میں مختلف لوگوں کے گھروں پہ سٹیز میں آئی جسٹ واک ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ دیئر پرابلمس آر. تو چھوٹا بیٹا میرے ساتھ واک کرتا ہے. امریکہ کا موجودہ سیاسی پارٹی نظام بنیادی طور پر 2 پارٹیوں میں بٹا ہے, ایک ڈیموکریٹک اور دوسری ریپبلکن پارٹی. دنیا کی سب سے پرانی سیاسی جماعت مانی جانے والی موجودہ ڈیموکریٹک پارٹی 1828 میں معرض وجود میں آئی. 2004 میں تقریباً 72 ملین ووٹرز کے ساتھ یہ پارٹی امریکہ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ابھر کر سامنے آئی. اب تک امریکہ میں 15 ڈیموکریٹک پریزیڈنٹس اقتدار میں رہ چکے ہیں, جن میں اینڈریو جیکسن پہلے اور براک اوباما 15ویں صدر ہیں. گرینڈ اولڈ پارٹی کے نام سے مشہور ریپبلکن پارٹی 1854 میں اینٹی سلیوری ایکٹیوسٹ کی کوششوں سے بنائی گئی. امریکہ میں اب تک 18 ریپبلکن صدر صاحب اقتدار رہے, جن میں ابراہم لنکن پہلے اور جارج ڈبلیو بش آخری امریکی صدر تھے. امریکہ کے حالیہ الیکشنز میں مٹ رومنی ریپبلکن پریزیڈنشل نامنی تھے. گیلپ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق 45% امریکی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کہلانا پسند کرتے ہیں, جبکہ 24% ریپبلکنز اور 29% ڈیموکریٹس کی حمایت میں ہیں. گیلپ ہی کے ایک 2009 کے سروے کے مطابق 61% ایشین امریکنز اپنے آپ کو ڈیموکریٹ, جبکہ 24% ریپبلکن کنسیڈر کرتے ہیں. اچھا, ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں سے رابطے رہے ہوں گے آپ کے, کن کو زیادہ آسان ہے سمجھانا بات پاکستانیوں کی؟ ڈیموکریٹ زیادہ دھیان سے سنتے ہیں یا ریپبلکن زیادہ سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھو جی, میرے خیال میں تو ڈیموکریٹ زیادہ دھیان سے سنتے ہیں, لیکن ویسے بھی آپ جس پارٹی کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جائیں وہ آپ کی بات سنتا ہے. یہاں کی یہ بیوٹی ہے یہاں کی سسٹم کی. آپ ریپبلکن کے ساتھ چلے جائیں یا ڈیموکریٹ کے ساتھ چلے جائیں, لیکن ہماری میجورٹی آف جو پاپولیشن ہے یہاں کی وہ ڈیموکریٹ ہے.
और डेमोक्रेट हमेशा आप कह लें कि उसकी खूबी ये है कि वो हमेशा जो इमिग्रेंट के ऊपर ज़्यादा सॉफ्ट रहे हैं, उनको मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने इमिग्रेशन दिलवाई है, क्योंकि रिपब्लिकन ने भी हमेशा साथ दिया है। इसी तरह जो डेमोक्रेट है वो आप कह लें कि मिलिट्री डिक्टेटरों का कम साथ देते हैं एज़ कम्पेयर विद रिपब्लिकन। सो हमारी जो डाइवर्सिफाइड कम्युनिटी है या न्यूयॉर्क की या दूसरे शहरों की, और वो ज़्यादा आप कह लें कि प्रो डेमोक्रेटिक पार्टी। लेकिन कहते हैं कि चूंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी थोड़ी कंजर्वेटिव है तो रिपब्लिकन पार्टी से आइडियोलॉजिकली अपने आप को ज़्यादा करीब समझती है, क्या ये तासुर दुरुस्त है? नहीं, ऐसे वोटिंग के लिहाज से ये तासर ऐसा नहीं है, और ये थियोरेटिकली शायद ये तासर हो जो आप बात कर रही हैं। प्रैक्टिकली हमारे जो आप कह लें कि बिग मार्जिन के साथ हमारे लोग डेमोक्रेट के साथ हैं, और वैसे भी ये जो न्यूयॉर्क ये तो है ही डेमोक्रेट का, बात का रिपब्लिकन का कैंडिडेट ही नहीं होता, तो हमारे पास लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं होती कि भाई किसको वोट। लेकिन इसके बावजूद जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे लोग इजी फील करते हैं डेमोक्रेट के साथ। आप रिपब्लिकन हैं, बहुत कम हम यहाँ पाकिस्तानियों से मिले हैं जो रिपब्लिकन पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते हैं। डेमोक्रेट्स ज़्यादा कशिश है उनकी उसमें, तो हाँ, ये रिपब्लिकन होने की वजह से भी यहाँ पे वोट आपको पड़ता है। आपको पता होगा कि अमेरिका में लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो पार्टिजन बेसिस पे नहीं होते हैं। तो आप चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस और मेयर का इलेक्शन पार्टिजन इलेक्शन नहीं है। तो मुझे वोट रिपब्लिकन्स ने भी दिए और मुझे वोट डेमोक्रेट्स ने भी दिए। तो ये कहना कि मैं इस वजह से जीता कि बिकॉज इट्स अ रिपब्लिकन स्टेट और ये रिपब्लिकन्स ने सबने वोट दिए, इट्स नॉट करेक्ट। दोनों पार्टीज़ ने वोट दिए बिकॉज आई स्टूड ऑन अ नॉन पार्टिजन बेसिस। इसके अलावा एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वैसे वो ये है कि मैं सपोर्ट करता हूँ रिपब्लिकन पार्टी को, और उसकी वजह ये है कि इट हैज़ कंजर्वेटिव वैल्यूज़ एंड आई होल्ड कंजर्वेटिव वैल्यूज़ एंड आई बिलीव इन lower taxes and smaller government rather than large taxes and bigger governments. So that was part of the reason why I'm a Republican. एक कंजर्वेटिव स्टेट में एक पाकिस्तानी मुसलमान का मेयर होना तो मेरे लिए हैरानी का बायस था, लेकिन डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी जो खास से लिबरल दिखाई देते हैं, उनका कंजर्वेटिव वैल्यूज में बिलीव करना भी मेरे लिए इंटरेस्टिंग था। अब लॉस एंजलिस और शिकागो में देखना है कि वहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी सियासी तौर पर कितनी एक्टिव है।